आइए सुनते हैं आज की वीडियो में एक ऐसी लड़की की कहानी जिसकी सास को राह रास्त पर लाने के लिए एक जिनजाती ने उसकी मदद की। शादी कुछ लोगों के लिए खुशियों का पैगाम लाती है तो कुछ लोगों के लिए सरापाई गम बन जाती है। मेरा शुमार भी उन लोगों में होता है जो शादी के बड़े खूबसूरत ख्वाब आंखों में सजा लेते हैं, मगर वक्त की धूप सारे खुशरंग अरमान झुलसा देती है। जैसे गर्मी की धूप कपड़ों के रंग फीके कर देती है। अभी मेरी शादी का तीसरा दिन था जब मेरी सास अम्मा कमरे में तशरीफ लाई। मैं एहतरामन अदब से खड़ी हो गई। उन्होंने नाक का दाना नज़रों से कमरे का जायजा लिया और सफाई पर अच्छा खासा लेक्चर सुना दिया। मैं सर झुकाए सुनती रही। फिर वो जाने लगी तो मुखातिब हुई, बहू याद आया, मैं तो कुछ और कहने आई थी। सुबह रेहान ऑफिस और स्वीटी कॉलेज चली जाती है और घुटनों में दर्द की वजह से मुझसे कुछ होता नहीं। पहले तो काम वाली थी, मगर अब तुम आ गई हो ना, इसलिए सुबह याद से 7 बजे नाश्ता बन जाए हर सूरत। अब तुम घर बार की मालिका हो, ये सब अब तुम्हारी जिम्मेदारी है। ये कहकर सास कमरे से चली गई और मैं हक्का पक्का सर पकड़ कर बैठ गई। लो माहा बीबी, तुम्हारी वालिदा ने तो नाहिद भाभी को 15 दिन बाद काम पर लगाया था और यहाँ तुम्हारी सास ने तो आते ही तुम्हें काम सौंप दिया। खैर, मैंने जल्दी से कपड़े तब्दील किए। रेहान कमरे में आए तो उन्हें शौक लगा मुझे देखकर। हैरत से बोले, माहा तुमने इतनी जल्दी अपना ड्रेस चेंज कर लिया, मेहमानों की वजह से तो मैंने तुम्हें जी भर कर देखा भी नहीं था। मैंने एक शिकवा कुना नज़र उन पर डाली और बेड की तरफ आ गई। मोबाइल पर 5 बजे का अलार्म सेट किया, साथ ही आंखें आंसुओं से भर आईं। अपने घर में तो मैं अपनी मर्जी से उठने की आती थी। खैर, अलार्म लगाया, सर से लेकर पाँव तक चादर तान ली ताकि रेहान को अंदाज़ा हो जाए कि मैं नाराज़ हूँ और मुझे उनसे कोई बात नहीं करनी। बड़ी मुश्किल से सो पाई तो अलार्म की आवाज़ ने जगा दिया। दिल चाहा फिर सो जाऊं। अभी तो सोई थी, मगर सास के खौफ ने उठने पर मजबूर कर दिया। अलार्म बंद करके रेहान को देखा जो ख्वाबे खरगोश के मज़े ले रहे थे। दिल चाहा कि उन्हें उठा दूं कि मुझे कुछ बता तो दें, किचन कहाँ है, चीज़ें कहाँ रखी होंगी, मगर फिर खुद ही उठकर कमरे से बाहर निकल आई। सारा घर साई साई कर रहा था और सवाई मेरे सब मज़े से सो रहे थे। किचन ढूंढकर फ्रिज का जायज़ा लिया, आटा निकाल कर बाहर रखा। कल का काफ़ी सालन पड़ा था। फिर कमरे में आकर वज़ू किया। नमाज से फारिग होकर किचन की राह ली। पराठे बना रही थी कि रेहान किचन में आ गए। मेरा ख्याल था वो इतनी जल्दी किचन का काम करते देखकर हैरान ज़रूर होंगे और पूछेंगे कि तुम यहाँ क्या कर रही हो, मगर वो तो आराम से मुझे सब घर वालों की पसंद नापसंद के बारे में बताने लगे। मेरी बहन स्वीटी नाश्ते में पराठे के साथ मक्खन लेती है, अम्मी को सालन पसंद है और मुझे पराठा ऑमलेट के साथ अच्छा लगता है। इन सब बातों में बस एक बात नहीं थी कि माहा तुम्हें क्या पसंद है नाश्ते में। अहम था तो बस अपनी पसंद और नापसंद का तस्करा। 6:45 तक मैंने नाश्ता रेडी करके टेबल पर सेट कर दिया। उसी वक्त मेरी सास और मेरी ननद स्वीटी पहुंच गईं और सब ने यूं नाश्ता किया जैसे ये तो मामूल की रूटीन हो। ना मुझे किसी ने सराहा, ना ही तारीफ़ी कलमात से नवाजा। 2 दिन बाद मेरी अम्मी मुझसे मिलने आई और मुझे किचन में काम करता देखकर काफ़ी अफसरदा हुई कि अभी शादी को दिन ही कितने हुए हैं, हाथों में मेहंदी का रंग फीका नहीं हुआ और मुझे लगा दिया काम में। अम्मी ने मुझे साथ ले जाने की बात की तो मेरी सास ने साफ जवाब दे दिया, ना भाई, हमारे यहाँ रवाज नहीं कि बहू ऐसे मैके चली जाए। इतनी जल्दी मैके चली गई तो फिर ससुराल में दिल कैसे लगेगा। मेरी अम्मी सास के इस अंदाज से गमज़दा वापस चली गई। ये उसके 2 दिन बाद का वाक़या है। मैंने आटा गूंदने के लिए कनस्तर का ढक्कन उठाया तो मेरी चीख निकल गई। उसमें एक मुर्दा चिड़िया खून में लथपथ पड़ी थी। मेरी चीख सुनकर सब आ गए। मेरी सास ने गुस्से से कहा, क्या मौत पड़ गई है? आटा गूंदने को कहा तो तुमने चीखना शुरू कर दिया। मैंने आटे के कनस्तर की तरफ इशारा करके कहा कि इसमें मुर्दा चिड़िया पड़ी है।
मेरी सास और रेहान दोनों ने कनस्तर को देखा। फिर एकदम सास सीधी हुई और बोली, बहू अंधी होगी हो क्या? यहाँ कुछ भी नहीं है। मैंने घबरा कर देखा, अब कि उसमें वाकई कुछ नहीं था। अभी मैं संभलने नहीं पाई थी कि मेरी सास ने इतनी जोर से मेरे मुंह पर थप्पड़ मारा कि आंखों के आगे तारे नाचने लगे। आटा ना गूंदने के बहाने मुझे डराती है तू। उस दिन मुझे मालूम हुआ कि सास कैसी होती है। सास के जाने के बाद रेहान ने मेरे कंधे पर हाथ रखकर तसल्ली देते हुए कहा, फिक्र ना करो, अम्मी शायद गुस्से में आ गई थी। काम से फारिग हो जाओ, फिर आज हम दोनों मिलकर ढेर सारी बातें करेंगे। और मुझे पता था कि उन बातों का ना मेरे पास वक्त होगा और ना ही रेहान के पास। फिर उन दिनों अजीब अजीब बातें होने लगी। मैं अगर कमरे में होती तो मुझे आवाज़ आती, बहू, ए बहू। मुझे लगता सास ने पुकारा है। भागकर सास के कमरे में जाती तो वो सो रही होती। मैं सोने लगती तो फिर लगता जैसे कोई पाँव में मुझे गुदगुदी कर रहा है। जो चीज़ जहाँ रखती ढूंढ ढूंढ कर थक जाती मगर ना मिलती। सास से डांट अलग खाती। एक दिन मेरे भैया मुझे कुछ दिनों के लिए लेने आ गए। मेरे लिए तो जैसे ईद हो गई। इतनी मिन्नत समाजत के बाद मेरी सास ने मुझे जाने की इजाज़त दी, ये मैं ही जानती हूँ। मैं के आकर मुझे वो बात नज़र आई जो पहले कभी नज़र नहीं आई थी। जो मेरे साथ मेरी सास वहाँ सलूक कर रही थी, वो मेरे अपने घर में मेरी भाभी के साथ मेरी अम्मी कर रही थी। मैंने सोच लिया कि मेरे साथ मेरी सास का सलूक चाहे जितना भी ख़राब रहे, मगर अपनी अम्मी का ब्रेन वॉश करके ही जाऊंगी। मैंने आहिस्ता आहिस्ता अम्मी के दिमाग में बिठाना शुरू कर दिया कि अम्मी, जैसा सलूक आप यहाँ भाभी के साथ करती हैं, उससे ज़्यादा बुरा सलूक वहाँ मेरी सास मेरे साथ करती है। अम्मी के दिल में शायद खुदा का खौफ आया। भाभी से अपने रवैये की माजरत की। उस पर भाभी ने भी आपदीदा होकर कहा कि आइंदा मैं भी माँ ही की तरह आपका ख्याल रखूँगी। हमारा घर तो एक मिसाली घर नज़र आने लगा था कि इतने में रेहान मुझे वापस लेने आ गए। मैं इस सुकून से वापस आ गई कि अब मेरा घर भी सुकून का गहवारा बन जाएगा। मगर मेरे लिए तो वो घर पहले से भी ज़्यादा जहन्नुम कदा बन गया। मेरी सास ने अपनी बेटी के लिए कुछ जेवर रखा था, उसमें से झुमके गायब हो गए। रेहान के आते ही घर में तूफान आ गया। मेरे कमरे की तलाशी ली गई तो वो झुमके ना जाने कहाँ और कैसे पर मेरी ड्रेसिंग टेबल की दराज में आ गए। झुमकों का मिलना था कि मेरी सास ने मेरी पिटाई शुरू कर दी और न जाने मुझे और मेरे ख़ानदान को क्या क्या कुछ सुना डाला। रेहान की आंखों में भी अपने लिए शक देखकर मैं तो बिल्कुल टूट गई। मैंने उन्हें बहुत दफ़ा यकीन दहानी करानी चाहिए कि ये झुमके मैंने नहीं उठाए और ना ही मैंने अपनी दराज में रखे हैं। मुझे नहीं मालूम ये खुद ब खुद मेरे दराज में कैसे आ गए। हो सकता है इसे किसी और ने रखा हो, पर मेरी बात किसी ने नहीं मानी। रेहान कहने लगे, तुम क्या समझती हो, क्या ये झुमके मेरी अम्मी ने या मेरी बहन ने तुम्हारी दराज में रखे हैं? वो ऐसा क्यों करेंगे? मैं बहुत रोई पीटी और यूं ही रोते रोते मेरी आंख लग गई। अचानक मेरी आंख खुली तो मेरे पास एक कार्ड पड़ा था। साथ ही कमरे में एक अजीब सी खुशबू फैली हुई थी। मैंने वो कार्ड उठाया तो मैं पढ़कर खुश हो गई कि रेहान को मुझ पर एतबार आ गया है, क्योंकि उस कार्ड पर लिखा था माजरत। मैंने कमरे में इधर उधर देखा मगर वहाँ पर वो मौजूद नहीं थे। मैं उन्हें देखने के लिए बाहर आई तो मेरे पाँव के नीचे से ज़मीन निकल गई कि वो मेरी सास के पास बैठे हैं और मेरी सास उनके कान भर रही है कि ये लड़की चोर है, तुम इससे जल्द से जल्द अपनी जान छुड़ाओ। दुख की बात तो ये थी कि रेहान ने मेरे हक में अपनी माँ से कुछ भी ना कहा। मैं आपदीदा नम पलकों के साथ वापस पलट आई। अब के देखा कि बेड पर एक और कार्ड पड़ा था जिस पर लिखा था, मेरा नाम शालता है, मेरा ताल्लुक़ कौमे जिन्नात से है। आपके घर के लॉन में जो आम का दरख्त है हमारा उस पर बसेरा है। जब आपकी शादी हुई तो आप मुझे बहुत पसंद आई। मैंने इतनी प्यारी दुल्हन कभी नहीं देखी थी। मेरा दिल किया कि मैं ज़्यादा वक्त आपके यहाँ गुजारूं। मेरा कोई भाई बहन नहीं है, इसलिए मुझे आपके इर्द गिर्द रहना अच्छा लगता था। मैंने आपको अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाने की बहुत कोशिश की, लेकिन आप नहीं समझी। उल्टा मेरी वजह से आपकी सास और आपके शोहर आपके दुश्मन हो गए हैं। आपको आज तक जो डांट पड़ी, मार खाना पड़ी और बातें सुनना पड़ी,
वो यकीनन मेरी गलती की वजह से ही है। आप फिक्र ना करें, मैं अपनी गलती ज़रूर सुधारूंगी। आपकी सास को ऐसा मज़ा चखाऊंगी कि ये बुढ़िया ताहयात ज़हनी अजियत को भुला ना पाएगी। मुझे तो शुरू दिन से ही आपके साथ होने वाली ज़्यादती ठीक नहीं लग रही थी, और अब तो आपके साथ होने वाली हर ज़्यादती मेरे बस से बाहर हो गई है। बस थोड़े वक्त का इंतज़ार करें। आपने बहुत अच्छा किया कि अपनी वालिदा को आप राह रास्त पर लेके आई हैं। अब देखना आपकी सास को मैं कैसे सीधा करूँगी। मैं हैरान रह गई कि क्या ये कोई मजाक है। कौन है ये शालता, कैसे जानती है सब कुछ? अब ये क्या कर सकती है जब मेरा शोहर ही मेरे खिलाफ हो गया है? और ये कैसी धमकी है सास के खिलाफ? क्या करेगी वो? मैं ये सब सोच ही रही थी कि अचानक पहला कार्ड गायब हो गया। अब उसकी जगह एक और कार्ड पड़ा था और उस पर लिखा हुआ था, आपने खाना नहीं खाया ना, मैं आपके लिए खाना लाई हूँ गर्मा गर्म। जब मेरी नज़र सामने मेज़ पर पड़ी तो वहाँ वाकई गर्म पुलाव और रायता पड़ा था। मैं तो खौफ और डर के मारे खाना नहीं चाहती थी, पर जैसे कोई ताकत मुझे ज़बरदस्ती खाना खाने पर मजबूर कर रही थी, और फिर मैं खाना खाने लगी। जब खाकर फारिग हुई तो सब बर्तन और खाना पहले की तरह गायब हो गया। खाना खाकर मुझ पर गनूदगी तारी होने लगी और मैं सो गई। सुबह हस्बे आदत 5 बजे उठी, नमाज पढ़ने के बाद सबकी पसंद का नाश्ता बनाया, टेबल पर लगाकर कमरे में वापस आ गई। किसने खाया किसने नहीं मुझे नहीं मालूम, ना किसी ने मुझसे कुछ कहा कि तुम भी कुछ खा लो। फिर उसी दिन रेहान नाराज़गी के सबब मुझे मेरी अम्मी के घर छोड़ाए। मेरे पीछे मेरी सास ने मेरी ननद की मंगनी कर दी। मेरी ननद के ससुराल वालों ने उसे मंगनी पर सोने का सेट दिया, मगर अगले ही दिन वो सेट न जाने कहाँ गायब हो गया। स्वीटी के ससुराल वालों को न जाने कैसे किसी ने खबर कर दी कि वो सेट सोने का गायब हो गया है। वो लोग मेरी सास के पास आए और अजीबोगरीब बातें बनाने लगे। फिर एक दिन अचानक स्वीटी ने किसी काम से अपनी अम्मी की अलमारी खोली तो उसमें कपड़ों के दरमियान वो सोने का सेट पड़ा देखकर हैरान रह गई। उसने ज़ोर ज़ोर से अपनी माँ को आवाज़ दी। रेहान और उसकी माँ दोनों कमरे में आ गए। माँ अपनी अलमारी में पड़ा सोने का सेट देखकर हैरान रह गई। स्वीटी अपनी माँ पर चिल्लाने लगी कि आपको सेट इतना पसंद था तो मुझसे कह देती। आपने मेरे ससुराल वालों की तरफ से दिया हुआ सोने का सेट चुराने की जुर्रत कैसे की? मुझसे कहती तो मैं खुद आपको दे देती। सास कसमें खाने लगी कि मुझे तो सेट का कुछ पता ही नहीं, मैं क्यों चोरी करूंगी अपनी बेटी के सोने का सेट। रेहान ये सारा वाकया देखकर गहरी सोच में डूब गए। उन्हें अब वो दिन याद आया जब मैं रो रो कर उन्हें अपने बेगुनाह होने का यकीन दिला रही थी और वो मेरी बात पर बिल्कुल यकीन नहीं कर रहे थे। उन्हें अब अपनी गलती का एहसास हो रहा था और उन ज्यादतियों का भी जो उनके घर वालों ने मेरे साथ की, और मैं खून के आंसू रोते हुए हर जुल्म को चुपचाप सहती रही और किसी बात का शिकवा नहीं किया। फिर स्वीटी के ससुराल वालों ने रिश्ता ख़त्म कर दिया, चोरी की बात को बुनियाद बनाकर। सबसे हैरान करने वाली ये बात थी कि उन लोगों को सेट के गायब होने का और फिर माँ ने सेट को चोरी किया है, इन बातों का कौन बताता था। अब मेरी सास को अपना हर जुल्म याद आने लगा था जो उन्होंने मुझ पर किया था। 2 दिन के बाद मेरी सास और मेरे शोहर घर आ गए। दोनों काफ़ी नादिम दिखाई दे रहे थे। मेरी सास मुझसे अपने रवैये की माजरत करने लगी और मेरे शोहर सर झुकाए बैठे रहे। मैंने भी खुले दिल का मुजाहरा करते हुए उनके नारवा और नाकाबिले बर्दाश्त सलूक को माफ़ कर दिया कि अल्लाह माफ़ करने वालों को पसंद करता है। मैं ससुराल आ गई। रेहान किसी काम से बाहर गए तो सास मेरे कमरे में आई और मेरे सर पर शफकत भरा हाथ फेरते हुए गोया हुई, बहू, मैं अपनी सारी गलतियों और ज़्यादतियों की माफ़ी मांगती हूँ। मैंने काफ़ी गौर किया और ये बात मेरे दिल में बैठ गई है कि वाकई मैंने तुम्हारे साथ बहुत ज़्यादती की थी। बहू, मुझे माफ़ कर दो। ये सुनकर मैं उनका हाथ पकड़कर बोली, आप बड़ी हैं, मेरी माँ की जगह है, आप मुझसे माफ़ी ना मांगे। और मैं दिली तौर पर सारी बातें भूल गई हूँ, जो होना था वो हो गया। ये सुनकर सास ने मेरे माथे का बोसा लिया और बोली, बहू, कल सुबह से मैं और स्वीटी उठकर नाश्ता बनाएंगे, तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं। अगर तुमसे रेहान कोई रूखी सूखी बात करे तो मुझे बताना, मैं उसके भी कान खींचूंगी। बेटा, ये घर तुम्हारा है। स्वीटी तो मेहमान है, आज नहीं तो कल वो अपने घर चली जाएगी और फिर मेरी ज़िंदगी का क्या भरोसा।
یہ سن کر میں بولی، اللہ آپ کو صحت دے، آپ فکر نہ کریں، گھر کے تمام کام ہم سب مل کر کیا کریں گے، یہ گھر ہم سب کا ہے، جب سب ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں تو اللہ بھی خوش ہوتا ہے۔ ساس نے پھر میرے سر پر شفقت سے ہاتھ پھیرا اور ڈھیر ساری دعائیں دیتی ہوئی کمرے سے چلی گئی۔ ساس کے جانے کے بعد میں حیران پریشان سوچ رہی تھی کہ اچانک اتنی خوشنما تبدیلیاں میرے ساس اور شوہر میں کیسے آ گئیں کہ اچانک ہی میرے سامنے میز پر ایک کارڈ نمودار ہوا۔ اس پر لکھا تھا، میری بات غور سے سنیں، میں نے جو کچھ بھی کیا وہ آپ کی ساس کو سبق سکھانے کے لیے کیا تھا۔ میں نے آپ کی ساس اور شوہر کے دل اور دماغ سے آپ کے لیے برائی اور بدسلوکی کو کھرچ کر نکال دیا ہے۔ اس کے ساتھ ہی ساتھ ایسا سبق دیا ہے کہ آپ کی ساس تاحیات آپ کی طرف انگلی بھی نہیں اٹھا سکتی۔ ان کی بیٹی سویٹی کے سسرالیوں کے دماغ میں ساری باتیں میں نے ڈالی تھیں تاکہ آپ کی ساس زیادہ سے زیادہ ذلیل ہو۔ میں نے آپ کو بہن کہا ہے تو آپ میری بہن ہی رہیں گی، میں ہر طرح آپ کی حفاظت کرتی رہوں گی۔ ہمارا بسیرا آم کے درخت پر قائم رہے گا۔ اگر کبھی کسی بات کی ضرورت پیش آئے تو میرا نام شالدہ شالدہ لے کر 3 مرتبہ پکارنا، میں فوراً حاضر ہو جاؤں گی۔ اچھا، اب میں چلتی ہوں، آپ آرام کریں۔ اور اس کے ساتھ ہی وہ کارڈ میری آنکھوں کے سامنے سے اوجھل ہو گیا۔